ठीक है। बाकी जिसको कोई भी अलग से डाउट होगा तो पूछ लेना, बता लेना क्लास के बाद। समझ में आई बात आपकी? मैंने जो बताना था आपको, और मैंने मुहावरा भी बता दिया आपको, 100 से आने एक मत। बुद्धिमान लोग एक ही बात बोलते हैं। अगर सब लोग अलग अलग बातें बोलोगे तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, मैं किसका जी सुनूं। अगर सब लोग एक ही बात बोलोगे तो मैं वही टॉपिक पढ़ा लूंगा, आपस में बात विचार करना और पढ़ना। ये कोई कोचिंग नहीं है, ये नॉर्मल मेरा घर है, तुम्हें पता है। और कोचिंग जैसे कोई रूल नहीं, आप जो भी बोलोगे भाई ये पढ़ा दे तो मैं वही पढ़ा दूं। ओके। अब आज से हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे, जो भी आपने कल बोला था। आप लोगों के ही फैसले से ये वाला शुरू हुआ था टॉपिक। और इस टॉपिक का नाम होगा प्राचीन भारत। मैं आपको आधुनिक भारत पूरा पढ़ा चुका था, जो भी आपके सिलेबस में लिखा था हर एक हेडिंग में आपको पढ़ाया हूँ। मीडिएवल भारत में भी हर एक हेडिंग में आप लोगों को पढ़ाया हूँ। और आज हमारे पास बच गया था, वो था प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 20 से 25 क्लास या 15-20 क्लासेस इसकी होंगी, इतनी क्लासेस में खत्म हो जाएंगे। ठीक है। रोज अगर हम एक एक डेढ़ घंटे की क्लास अपलोड करेंगे, ये अपलोड करेंगे कि आप लोगों को पढ़ाएंगे। अपलोड का तो कुछ भरोसा नहीं है मेरा, कब कब अपलोड करता हूँ। बट तुम लोगों को मैं लाइन से पढ़ाऊंगा 15-20 घंटे, तो 15-20 घंटों में ये हो जाना चाहिए ऑफलाइन में। ठीक है। और अगर विदाउट ब्रेक अगर लाइव पढ़ाना होता तो 5-7 घंटे में प्राचीन भारत कंप्लीट हो जाता है, मगर ऑफलाइन में तो बात विचार भी होता है, पूछना भी होता है, तो टाइम लगता है। प्राचीन भारत अगर हम पढ़ेंगे तो प्राचीन भारत में आप अपना सिलेबस डाउनलोड करिएगा। मैंने तो सिलेबस इसमें डाउनलोड किया नहीं है, बट तुम्हारे पास सिलेबस होगा। पहली हेडिंग का नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो पहली हेडिंग हमारी होगी सिंधु घाटी की सभ्यता। मैं आपको प्राचीन भारत नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको यूके टीपीएससी का प्राचीन भारत का जो सिलेबस है वो पढ़ा रहा हूँ। ये बात आप ध्यान में रखना। जब मैंने पॉलिटी आपको पढ़ाई थी, तो पॉलिटी में लिखा था यूएनओ और सार्क। तो मैंने यूएनओ और सार्क ही पढ़ा है। मैंने बिम्स्टेक वगैरह क्यों नहीं पढ़ाए होंगे? क्योंकि वो सिलेबस में दिए ही नहीं थे यूके टीपीएससी के, तो वो मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो ऐसे ही मैं आपको प्राचीन भारत कंप्लीट नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं प्राचीन भारत वो पढ़ा रहा हूँ जो यूके टीपीएससी ने सिलेबस में लिखा होगा। और आप डाउनलोड कर लेना, यूके टीपीएससी का सिलेबस का जो पहला हेडिंग है उसका नाम ही क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता। उसके बाद लिखा होगा सिंधु घाटी की आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था वगैरह वगैरह। मगर हेडिंग का नाम क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो आज हम सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या क्या है। लगभग इसकी एक क्लास में ये खत्म हो जाएगा आज। तो नेक्स्ट क्लास होगी, वो छोटी सी क्लास होगी जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों को पढ़ेंगे, इंडिविजुअली उनके हेडिंग लिखेंगे और उनके बारे में जानकारी। आज हमारे एक नए सब्जेक्ट का, नए टॉपिक का पहला टॉपिक है। आज से हम जो भी क्लासेस अपलोड करेंगे, सॉरी जो भी क्लासेस आपको पढ़ाएंगे, वो सारे का सारे क्या होगा, हमारा एनसेंट होगा। ठीक है। पढ़ाऊंगा वही जो सिलेबस में होगा, सिलेबस में लिखा होगा तो पढ़ेंगे। चाहे तुम कुछ भी बोल दो, अगर वो सिलेबस में नहीं होगा तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अब बातों को शुरू। जब भी हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक आधा पॉइंट हमको पता होना चाहिए, और उसका नामकरण। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता तो कहते ही हैं, हम पढ़ भी तो यही रहे हैं। प्रश्न बनता है कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो सबसे पहले इसकी खोज हुई थी वो सिंधु नदी के तट पे हुई थी, और सिंधु घाटी सभ्यता इसको बोलने लग गए। ऐसी इसके समकालीन सभ्यताएं हमारे पेपर में एक बार पूछी गई है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन विश्व में और भी तो कोई सभ्यता रही होगी। ऐसा तो नहीं है कि यही लोग रहते रहे होंगे, और भी जगह रहते होंगे। तो इसके समकालीन कहाँ कहाँ थी? तो चीन की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी, है कि नहीं है, मेसापोटामिया की सभ्यता थी। तो इसके समकालीन कौन कौन सी सभ्यता है, वहां से भी प्रश्न बना है। और मैं इसके समकालीन भी आपको सभ्यताएं लिखाऊं। तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कह रहे हैं, उसे नील नदी की सभ्यता क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो नील नदी के किनारे है। चीन वाले को वांगवो की सभ्यता क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो वांगवो नदी के किनारे। चीन का शोक कहा था ना वांगवो नदी को, या हांगवो नदी को, कुछ ऐसा नाम है चाइनीज। तो हमेशा जो सभ्यता होगी वो नदी के किनारे ही होगी, क्योंकि जल ही जीवन है। बिना पानी के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं। एक चीज और एज्यूम करना, जब हम कभी घूमने जाते पहाड़ों में, या हमारे गांव जो पहाड़ों में बसे, मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ। मेरा गांव ऐसी जगह है कि शायद कभी आप मेरा गांव आओगे तो आपको मेरा गांव पसंद नहीं आएगा, भौगोलिक दृष्टि से, क्योंकि मेरा गांव घनघोर जंगल में है। अगर आप शहरों के लोग हो तो आप लोग यार किस जंगल में लेके चला गया। और हमको अब वही जंगल पसंद आता है, हमारे गांव से कुछ नहीं दिखता। आगे जाओ जंगल, पीछे जाओ जंगल, इधर जाओ जंगल के बीचों बीच में कुछ दिखता ही नहीं है, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और एक खड्डे घाई में मेरा गांव है, अमलेसा गांव है। चारों तरफ जंगल है, कुछ नहीं है मेरे गांव से दिखता, मतलब दूसरा दूसरा गांव तक नहीं दिखता मेरे गांव में, बस मेरे ही गांव दिखता है। जैसे लोगों के गांव से रात को लाइटें दिखती ना पड़ोसी गांव की, हमारे गांव से कुछ लाइटें नहीं दिखेंगी। दिखेगा तो जंगल, लाइटें दिखती गर्मियों के टाइम पे लोग जंगलों में आग लगा देते हैं, उसी दिन दिखती है लाइट है कि आग दिखे, बस यही दिखता है, सच में बता रहा हूँ।
तो अविनाश भाई को पूछना, अविनाश के गांव चले जाना, मेरे गांव पहुंच जाओगे। ऐसा है वहां सिस्टम। पर क्यों बसे होंगे लोग उस जंगल में? क्योंकि कभी ना कभी वहां पे पानी की व्यवस्था थी। आप किसी भी गांव में, किसी भी दुर्गम इलाके में चले जाओ, जहां पर गांव बसा होगा, गांव के किनारे पानी का स्रोत जरूर होगा। क्योंकि यार बिना पानी के तो वहां पे जीवन यापन करना पॉसिबल ही नहीं है। बाकी खेत खलियान, नदी नाले, जंगल, बात की बात है, पानी होना जरूरी है। इसलिए कोई भी सभ्यता नदी के किनारे ही बसती थी। और सिंधु घाटी की सभ्यता हमारे यहाँ पहली बार खोजी गई थी, तो इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता डाल दिया। बाद बाद में विवाद हुए, जब शहर खोजे गए, खोजे गए, खोजे गए, तो सिंधु सरस्वती नदी के आसपास भी नहरें, जगह खोजने लग गए। तो बोला इसका नाम सिंधु क्यों रखा, सरस्वती नदी की सभ्यता भी रखो। तो नाम में विवाद होने लग गया। और तब हमारा इतिहास का जो हर जगह का एक विश्वव्यापी रूल है, विश्वव्यापी रूल ये है कि जिसकी खोज सबसे पहले होगी, नाम उसी के नाम से रख दिया जाएगा। जैसे कि राजा के बाद राजा कौन बनता, जो सबसे पहले जन्म लेता है, बड़ा वाला बेटा राजा बनता था सामान्यतः। तो सिंधु घाटी के सभ्यता में पहला नगर हड़प्पा खोजा गया था। दैट्स वाई इसी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ही दूसरा नाम क्या देखने के लिए मिलेगा आपको? हड़प्पा सभ्यता। ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। और अब आपको एक ध्यान रखना है कि मैं तीन चार नाम तो इसके लिखाऊंगा आपको, मगर तीन चार नामों में कभी अगर आपसे पूछा जाएगा इसका वास्तविक नाम क्या है, आप हर एक पॉइंट को ध्यान रखें। और मैं जितनी भी चीजें बोर्ड पर लिखूंगा, कोई भी चीज आपको समझने में कठिनाई हो तो आप बेझिझक होकर बोलना कि ये चीज हमें समझाओ। मैं जो बोर्ड पे लिखूंगा हर एक चीज समझा सकता हूँ। जो मुझे नहीं आता वो मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ। ठीक है। मैंने एसआई के दौरान यूट्यूब में अर्थमेटिक पढ़ाई थी, मुझे वही आता था। मेरे को एडवांस नहीं आती तो मैंने पढ़ाई नहीं है। और जब आता नहीं है तो कहाँ से पढ़ाना है? ठीक है। तो जो मुझे आएगा मैं वही पढ़ा रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि पहला नगर जो खोजा गया तो उसका नाम ही क्या था? हड़प्पा था। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता का एक नाम हमें क्या देखने के लिए मिलता है? हड़प्पा सभ्यता भी दिखता है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता का एक नाम और आता है, और वो नाम आता है कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है। कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि इसी के टाइम पे किसकी खोज हो गई थी? कांसे की खोज हो गई थी। लोग कांसे का प्रयोग करने लग गए थे। ठीक है। कांसे को क्या बोलते होंगे अंग्रेजी में? कॉपर, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज बोलते हैं। तो ब्रॉन्ज जो भी बोलते होंगे अंग्रेजी में, मुझे अवार्ड भी तो मिलते हैं, गोल्ड मेडल, रजत और सिल्वर, है ना? तो देख लेना जो भी बोलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक नाम और भी आ गया है, क्या बोलते हैं इसे? कांस्य सभ्यता। ये वाला पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट करके। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता का एक नाम और है, इंपॉर्टेंट करके याद करना है। इसको बोला जाता है प्रथम नगरीय सभ्यता। क्या बोलना है? प्रथम नगरीय सभ्यता। अब इस प्रथम नगरीय सभ्यता से वन लाइनर क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, कथन वाले क्वेश्चन भी बहुत सारे बनेंगे। सामान्यतः क्वेश्चन आएगा प्रथम नगरीय सभ्यता कौन है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता है। क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो डिजाइन है वो एक सिटी के जैसे। बहुत बार आप यूट्यूब वीडियो देखोगे, पढ़ाई वाले यूट्यूब वीडियो नहीं, जो मतलब एक डिस्कवरी करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, एनिमेशन से बताते क्या था कैसा था, जो उसके बारे में जानकारी करते, लाइक ए पॉडकास्ट जैसे होता है। एक तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं तुम्हें फैक्ट फैक्ट बता दूंगा क्या था कैसा था, वो थोड़ा ना बता रहा हूँ मैं। तो वहां पे ये भी बोला गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता इतना मॉडर्न शहर हुआ करता था कभी, कि इतने मॉडर्न शहर आज भी वर्तमान में किसी देश में नहीं है। वहां सड़कें चौड़ी चौड़ी बताई गई है। वहां घरों में 5 कमरे बताए गए हैं कि रहने का अलग होगा, खाने का अलग होगा, पीने का अलग होगा, नहाने का अलग होगा, ऐसा बताए। हर घर में गौसल खाने की बात की गई। गौसल खाना बाथरूम के लिए बोला जाता है, या स्नाना घर लिखा होगा। यहाँ तक कि एक बड़ा स्विमिंग पूल, स्नानागार, सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। उसमें दोनों तरफ से सीढ़ियां थी, उत्तर और दक्षिण साइड से सीढ़ियां उसमें जाने के लिए बनाई गई थी। सड़कें पक्की होगी, कोई भी नाली विदाउट ढकी नहीं थी, हर एक नाली ढकी हुई होगी, खुली नालियां नहीं होती थी। सीवर का पानी अंदर ही अंदर बड़ी नाली में मिलता था। तो बिल्कुल मॉडर्न तरीके से जैसे शहर बसाए जाते थे, ऐसे बसाए गए शहर थे उस जमाने। ठीक है। तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? नगरीय सभ्यता कहा जाता है, कि नगर के जैसे था। और अब यहाँ पे नगरीय सभ्यता आता है तो इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट लिखना है कि जो सिंधु घाटी का नगर था वो किस पद्धति पर बसा था, तो उसका नाम आता है ग्रीड पद्धति पर बसा शहर था। अब यहां से वन लाइनर क्वेश्चन, कथन वाले क्वेश्चन बनेंगे कि आपने तो बोल दिया मेरे भाइयों कि सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता है, तो इससे तो सर समझ में आता है कि नगर के जैसे का क्राइटेरिया वहां होगा, जैसे शहर रहते हैं एक पर्टिकुलर की, इधर रोड होंगे, इधर मकान होंगे, इधर शौचालय होंगे, ये सारी चीजें।
बट इसके लिए एक शब्द आता है कि ग्रीड पद्धति पर बसा शहर कौन सा था, तो ग्रीड पद्धति पर बसा शहर कौन सा था, सिंधु घाटी। अब ग्रीड पद्धति का मतलब क्या होता है, ग्रीड पद्धति में कुछ फैक्ट होते हैं, उस पद्धति को ग्रीड पद्धति कहा जाता है कि जो सड़कें होती थी यहाँ की, सड़कें समकोण पर काटती थी, सड़कें समकोण पर काटती थी, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा सड़कों के किनारे मकान बनते थे, किनारे मकान, ये उसकी विशेषताएं हैं, सामाजिक विशेषताएं उनके शहर की। और क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी विशेषता है या नहीं है। इसके अलावा आपने बोलना है कि जो दरवाजे थे, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, दरवाजे मुख्य सड़क में खुलते थे या नहीं, नहीं, दरवाजे मुख्य सड़क में नहीं खुलते थे। देखो अगली बात, प्रत्येक घर में, प्रत्येक घर में स्नानागार, स्नानागार और किचन को क्या बोलेंगे हिंदी में, रसोई घर, अलग अलग होता था और कंपलसरी होता था। और जो नालियां होती थी, नालियां हमेशा ढकी हुई मिलती थी। तो ये कंडीशन थी वहां के शहरों की। और ग्रिड पद्धति इसी प्रकार के शहरों को बोला जाता है कि जहां पे सड़कें क्या होती है, समकोण पर काटती होगी। समकोण बोले तो 90 डिग्री का अंश होता है समकोण, तो सड़कें काट रही है 90 डिग्री पे नहीं काट रही है। और सड़कों के किनारे किनारे फिर चौखट घर बनते थे, हर कोई घर बराबर बराबर बनता था और चौखट बनता था। दैट्स वाई इसके लिए बोला जाता है ग्रिड पद्धति। ऐसे यहाँ पे मकान बनाए जाते थे, ऐसा मकान बनाया जाता, सड़कों के किनारे किनारे क्या बनते थे, मकान बनते थे। तो इस प्रकार की पद्धति को बोला जाता है ग्रिड पद्धति। तो सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, मगर सिंधु घाटी के जो शहर थे वो किस पद्धति पर बसे थे, ग्रिड पद्धति पर बसे थे। ग्रिड पद्धति उस पद्धति को कहा जाता है जहां पे सड़कें समकोण पे काटती है, और उन सड़कों के किनारे किनारे क्या बनाएंगे, मकान। हर किसी घर में बोला क्या मिलता है, स्नानागार और रसोई घर अलग अलग मिलता है, मतलब हर किसी के घर। देखो आप बोलोगे ना कि स्नानागार मिलना है कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कह रहा हूं, मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करूंगा, पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी 4 साल पहले तक लोगों ने अपने घरों में लैट्रिन बाथरूम नहीं बनाए थे। मैं कह रहा हूं कि भारत सरकार ने एक योजना चलाई कि जो अपने घर में लैट्रिन बाथरूम बनाएगा उसके लिए 12,000 रुपए सरकार के द्वारा सब्सिडी मिलती थी। मैंने अपने गांव में लाइव देखा है कि बहुत सारे लोगों ने वॉशरूम भी उसके बाद बनाए हैं, और तब सरकार ने फोटो खींचने के बाद 12-12 हजार रुपए लोगों को दान दिए कि कम से कम बनाओ। गांव में अभी भी ये वाला नेचर नहीं है, गांव में अभी भी स्नान करने के लिए अलग स्नानाघर नहीं होता था, मकान के पीछे ही कोलन पे नहा जाता था, सच में ऐसा होता था। अभी भी वॉशरूम के लिए स्पेशल नहीं होता था, ऐसे बोतल पकड़ के जंगलों में चले जाते थे, खुले में शौच करते थे। मगर यहाँ के हर किसी के घर में आपको शौचालय मिला है, तो इसका मतलब ये हमसे ज्यादा सभ्य थे, ये देखने के लिए मिलता है। और अभी भी मैं तो अपने पहाड़ी क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ, अगर हम और भी दुर्गम इलाकों में जाएंगे तो बहुत जगह आपको सुलभ शौचालय नहीं देखने के लिए मिलेंगे, लोग खुले में शौच करने जाते हैं। मगर यहाँ हर किसी घर में ये देखने के लिए मिलता है, इसीलिए ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये काफी बड़ी बात है। और यहाँ तक तभी हम आगे जाके पढ़ेंगे भी, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है वो स्नानागार ही मिला। वो जब हम इनके शहरों को पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। तो मतलब साफ सफाई कभी इनको बहुत बड़ा क्या था, ध्यान था। आजकल आप अपने घर के बाहर जाते हो, गली नॉर्मल खुली रहती है, गली में कितना कूड़ा कचरा देखने के लिए मिलता है, मगर इनकी गलियां, इनकी नालियां देखो ढकी हुई है। तो कहने का तात्पर्य है ये ग्रिड पद्धति पर एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाया गया शहर था उस जमाने के हिसाब से, ठीक है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ बात पढ़ रहे थे हम ऊपर। अब देखो इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता को भारतीय सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को एक और नाम आ गया। हम तो अभी कुछ भी नहीं पढ़ रहे, हम तो निकनेम ही तो पढ़ रहे हैं ना, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कुछ भी तो नहीं पढ़ा है। मैंने हर एक निकनेम के बारे में तुम्हें बताया कि क्यों। वो तो यहाँ पे ग्रिड पद्धति की बात आई तो मुझे लिखने थे उसके फैक्ट, मैंने लिख दिया। अब भारतीय सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को भारतीय सभ्यता भी कहते हैं। परंतु ये क्वेश्चन आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को या निम्न में से किस सभ्यता को भारतीय सभ्यता कहते हैं, तो हम आराम से कर ही देंगे सिंधु घाटी सभ्यता, इसके अलावा कौन सी सभ्यता है, कोई है भी तो नहीं, ठीक है ना।
तो अब हमें यहाँ पे एक पॉइंट देखने के लिए मिलेगा कि क्वेश्चन अगर बनेगा ना तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसने सिंधु घाटी की सभ्यता को भारतीय सभ्यता का। तो यहाँ पे एक पुरातात्विक वैज्ञानिक का नाम आता है। भारतीय पुरातात्विक विभाग है ना, आईएस इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या बोलते हैं उसे, जो भी बोलते हैं, जो पुरातात्विक चीजों की खोज करते हैं। तो इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था जॉन मार्शल। तो मार्शल जब इसका अध्यक्ष था ना, उसी समय हड़प्पा सभ्यता की खोज करी थी दयाराम साहनी ने, और मोहनजोदारो की खोज करी थी रखलदास बनर्जी। तो उस सबका क्राइटेरिया कौन लेके चले जाता है? मार्शल। जैसे हम कह देते कई बार ऐसा चीजें बोल नहीं चाहिए, कोई फैन होगा धोनी का तो ऑफेंड हो जाएगा कि नॉर्मल धोनी ने वर्ल्ड कप जिताया, मगर गंभीर ने भी तो पारी खेली। मैन ऑफ द सीरीज कौन था? जहीर खान था। सबसे ज्यादा रन जो बनाए थे वो सचिन तेंदुलकर ने बनाए थे। तो एक बंदे की नहीं किया ना, नाम किसका आता जो कैप्टन होगा? कैप्टन कौन है? मार्शल। और जबकि इंडिविजुअली वर्क किसने किया है? रखलदास बनर्जी ने। इंडिविजुअली वर्क किसने किया है? दयाराम साहनी ने। जैसे हम कह रहे हैं कि रोहित शर्मा ने मुंबई को 5 ट्रॉफी जिताई है, आईपीएल देखते लोग। मैं सिर्फ रोहित शर्मा ऐसा ओपनर है कि आज तक 600 रन नहीं मारे किसी भी सीजन में। आज तक 600 रन नहीं मारा है किसी भी सीजन में रोहित शर्मा। आज तक रोहित शर्मा 18 सालों में पर्पल कैप, क्या कैप होता, ऑरेंज कैप नहीं जीता है। अगर 5 5 ट्रॉफी जीता है तो मतलब एक बंदा नहीं ना, वो कैप्टन है तो नाम उसका आ जाएगा, योगदान तो उन सबका ही होगा। तो ऐसी कैप्टन कौन है? मार्शल। तो नाम मार्शल का आ जाता है। मगर इंडिविजुअली मैन ऑफ द मैच कौन है? दयाराम साहनी। इंडिविजुअली मैन ऑफ द मैच कौन है? रखलदास ने। समझ में आ रही है आप लोगों की बात? तो मार्शल कौन है ये नहीं पूछोगे। मार्शल जब खुदाई हुई थी 1921 में, खोजा गया था ना हड़प्पा, और मोहनजोदारो 1922 में। तो 1921 1922 के टाइम पे पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष कौन है? मार्शल। तो उसी मार्शल ने इन सभ्यताओं को क्या नाम दे दिया? भारतीय सभ्यता। क्योंकि खोजने वाले भी भारतीय थे, और उस समय पाकिस्तान और भारत एक ही हुआ करता था, नाम दे दिया भारतीय सभ्यता। नहीं समझे बात को? तो क्वेश्चन आएगा इसको भारतीय सभ्यता कहा, बट किसने? जॉन मार्शल। अब कोई बोलेगा जॉन मार्शल कौन है, तो आपको पता चल गया। 1921-22 के टाइम पे ये जब इन सभ्यताओं की खुदाई हो रही थी, उस समय ये क्या था? पुरातात्विक विभाग का क्या था भाई? अध्यक्ष था। तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये बेसिक बातें हमें इन बारे में पता होना चाहिए था, मैंने बता दिया आप लोगों को। हो गया? ठीक है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने कुछ पढ़ा तो नहीं है, बट सिंधु घाटी सभ्यता के हमने निक नेम को जाना कि इसको अदर अदर नामों से भी जाना जाता है। इन सभी नामों से जो सबसे एक नाम हमें चुनना पड़ेगा, जो वास्तविक नाम है इसका, वो क्या है? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से फेमस नाम क्या है इसका? हड़प्पा। जैसे तुम्हारा भी, इसका भी अलग अलग नाम है। इसको कोई प्रकाश बोलता है, कोई इसे कुछ बोलता है, कोई इसे कुछ बोलता है। इसका जो असली नाम होगा वो भाई पता है ना, क्यों प्रकाश भाई? और क्या क्या नाम है तेरे? यहाँ पे नहीं बोला जा सकता। ठीक है। एक वन लाइनर क्वेश्चन है जो पेपर में आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता आकार कैसा है? क्लास की शुरुआत में मैंने बता दिया था। इसका आकार कैसा है? त्रिभुज आकार। उत्तराखंड में कौन सी झील त्रिभुज आकार झील है? भीमताल है। ठीक है, ये ध्यान रखना, बेसिक बात है, याद रखना। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए एक बात बोला जाता है कि इसकी जो भाषा थी वो कैसी थी? भाव चित्रात्मक। इसकी भाषा कैसी है? अंग्रेजी में बायो स्टूडेंट ऐसा करके कुछ लिखा रहता है, हिंदी में मैं लिख देता हूं भाव चित्रात्मक। और सबसे बुरी बात अभी तक जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यह है कि आज तक टेक्नोलॉजी इतनी दूर चले गई है, मगर सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं गया है। यहाँ तक कि चाइनीज, जो चीन की सभ्यता है, वांगो वाली, जो मेसापोटामिया की सभ्यता है, इन सभ्यताओं को पढ़ भी लिया गया। पढ़ लिया गया बोले तो वैज्ञानिकों ने बता दिया है, जो भाषा के वैज्ञानिक होंगे या जो पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिक होंगे, कि उस जमाने के लोगों ने लिखा क्या है। यहाँ की जो लिपि है चित्रात्मक लिपि है, कि चित्र बना रखे, चित्र बना रखे। ये उन्होंने लिखा क्या है इसके बारे में किसी को पता नहीं, ऐसे ऐसी कुछ चीजें। मगर उन्होंने कुछ तो लिखा होगा अपनी भाषा में, और उसको जानकारी प्राप्त करना कि एक्चुअल में उस जमाने में वो लोग करना क्या चाहते थे, बताना क्या चाहते थे, इसकी जानकारी अभी तक बताई नहीं गई। तो कथन वाले जो क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्या इसको खोजा जा चुका है? तो हम बोलेंगे अभी तक सिंधु घाटी की सभ्यता की भाषा को खोजा तो जा चुका है, मगर उसको पढ़ा नहीं गया है कि क्या है। जैसे हमने सुबह वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि अशोक के शिलालेख, खोजना अलग बात है, उनको पढ़ना अलग बात है। स्टार्टिंग में जब अशोक के शिलालेख खोजे गए थे तो उनको भी तो पढ़ा नहीं गया था किसने लिखा क्या है।
और आज हम पढ़ते कि काशी के शिलालेख में जनता को क्या कहा गया है, नगर को क्या कहा गया, क्षेत्र को क्या कहा गया, पढ़ते ना, पुलिंद और अपरांत ऐसे पढ़े होंगे आप लोग ने। अभी मैंने कहा कि अशोक के शिलालेख में 7वें और 8वें में क्या लिखा गया, सुबह पढ़ा है आपको, तीर्थ यात्रा करना है। 6वें में क्या लिखा गया, आत्मनियंत्रण की शिक्षा, ऐसा पढ़ते हैं ना हम लोग। कौन पढ़ा, कोई तो पढ़ा होगा उसको। मगर ऐसे सिंधु घाटी की सभ्यताओं में क्या क्या बातें लिखी गई है ये अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया। ठीक है, तो ध्यान रखना, सिंधु घाटी की सभ्यता की भाषा कैसी, भावचित्रात्मक, परंतु ये पढ़ी जा चुकी है, पढ़ी नहीं गई। क्या लिखा है इन लोगों ने इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। और एक बात और लिखना, इनकी भाषा को राइट टू लेफ्ट लिखा गया, इतना तो बता दिया है। जैसे हम लिखते हैं, हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं ना हम लोग, बोर्ड पे मैं लेफ्ट टू राइट लिख रहा हूं, मगर उन्होंने क्या लिखी चीजों को, राइट से। तो कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना। ठीक है, बाकी क्या पूछा जा सकता है वन लाइनर क्वेश्चन में, सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो लगभग 12,99,660 किलोमीटर स्क्वायर का इसका क्या है, एरिया है। अब 12,99,000 को आप लोग क्या बोल सकते हैं, 13 लाख। आप लोग बोल सकते हैं 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, जैसे हम उत्तराखंड में पढ़ते हैं ना रिकॉर्डेड वन, असलियत में रिकॉर्डेड वन कितने हैं, 37,999। मगर तुम उसे क्या बोल देते हैं, हम 38,000 बोल देते हैं। तो ऐसे ये देखा जाएगा तो 12,99,000 है, तो इसको क्या बोला जा सकता है, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में सिंधु घाटी की सभ्यता फैली है, यहां से लेके वहां। आधे एरिया, आधा क्षेत्र इसका पाकिस्तान में है और आधा क्षेत्र इसका अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है, और मुख्यतः मेन क्षेत्र इसका भारत में भी। ठीक है, वो हम आगे आगे जब जगह पढ़ेंगे तो उनके बारे में इन चीजों को खोज करें। ये बातें समझ में आई। अगर हम इन स्लाइड पे फोकस करें, इन स्लाइड पे बात करें, तो हमने कुछ नहीं पढ़ा है, हमने सिंधु घाटी की सभ्यता, हमारे यूके ट्रिपल एस सी का जो एंशियंट हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री का पहला हेडिंग है, और हमने उस हेडिंग के बारे में कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट निकालने का सोचा, किसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, कौन सा नाम इसको क्यों कहा गया है उसके बारे में मैंने आपको हर एक बात बताई गई है। और भारतीय सभ्यता किसने कहा, मार्शल ने कहा, ये भी क्यों कहा मैंने बता दिया था, कि भारतीय लोगों ने तो खोजा, दयाराम सानी रखलदास बनर्जी कौन है, भारतीय। अब भारत में ही तो खोजा गया है, उस समय हड़प्पा पाकिस्तान में थोड़ा ना था, अभी हड़प्पा कहाँ चला गया है, पाकिस्तान। और उस समय तो हिंदुस्तान पाकिस्तान सब क्या था, एक ही था, तो भारतीय सभ्यता कहली। बाकी ग्रीड पद्धति याद रखना, एक कथन वाले क्वेश्चन याद रखना। देन हमने क्या देखा कि लिपि भाव ये क्या सिस्टम है हमने देख लिया। अब लिखना है एक हेडिंग, सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास। इतिहास बोले तो सिंधु घाटी की सभ्यता से रिलेटेड कुछ डेट है, 1826 में क्या हुआ था, 1853 में क्या हुआ होगा, 1856 में क्या हुआ होगा, और फिर 1921 और 1922 में क्या हुआ, ये तो हमको पता ही। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे 1826 से, इस बात की ध्यान रखें। 1826 में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में 1826 में मैसन चार्ल्स मैसन ने पाकिस्तान जाते हुए खोजा, पाकिस्तान जाते हुए खोजा। ठीक है, एक गलती होगी कि मैंने कुछ फोटोज डाउनलोड करी थी, मेरा तो फोन भी चार्ज लगा रखा है। इससे पहले वाले बैच में मैं फोन चार्ज लगा के आ गया था और बटन ही ऑन करके नहीं आया था, फोन लेके आया तो ऑफ ही था। ठीक है, तो मैंने कुछ फोटोज थी निकाली हुई ऑनलाइन, तो मैं आपको फोटोज दिखाता, हल्का फुल्का फोटोज दिखाने की कोई जरूरत नहीं, आप समझ लीजिएगा। ये तो जब नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं आपको कुछ बताऊंगा। ये बंदा पाकिस्तान जा रहा था, सिंधु घाटी की सभ्यता के इसको कुछ अभिलेख टाइप के मिले। अभिलेख बोले तो इन्हें ईंटें मिली, इन्हें ऐसा पता चला कि धरती में कुछ ना कुछ नीचे आकृति बनी, ऐसा लग रहा है मकान के जैसे। मगर इन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया भाई, इतना उन्होंने बोल दिया कि इस वाले एरिया में ऐसा कुछ ना कुछ तो लग रहा है कि कभी ना कभी यहाँ पे लोग थे, कभी ना कभी यहाँ पे मकान थे। मैं कह रहा हूं कि हमारे गांव के साइड में एक जंगल है, और उस जंगल में पानी का नौला बना हुआ है। नौला पता है आप लोगों को, जहां से हम पानी भरते हैं। हमारे गांव अब तो गाय चराने कोई जा ही नहीं रहा है, मगर जब हम गांव में रहते थे हम गाय चराने जाते थे ना, वहां अकड़े एक जगह पे सुनेला नौल बोल, सुनेला ऐसा बोलते हम गढ़वाली में अपने गाँव में। तो उधर हम जब जाते थे वहां, तो वहां एक नौला बना हुआ है, हम जब जंगल में जाते थे तो गाय चर वहीं से पानी पीते थे। वहां बड़े बड़े पटाल भी देखने के लिए मिलते हैं उस घनघोर जंगल में।
तो कई गांव के लोग बोलते भी थे कि यहाँ कभी कोई गांव बसा रहा होगा, वहां आज भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को भेज दिया जाए तो वहां से पता लग जाएगा कि कभी ना कोई गांव तो था, जो गांव वहां से पूर्ण रूप से क्या कर चुका है, पलायन। वहां नौला है, बड़े बड़े पटाल पत्थर देखने के लिए मिलते हैं। अगर उस जंगल में और भी खोजबीन जारी की जाए तो और भी सबूत वहां पे कुछ मिल भी सकते। वहां वो भी मिला है, जो जंदरू होता है ना, जंदरू, जंदरू चक्की को बोला जाता है, जो गाँव में होता था। उस जंदरू के बीच में एक छेद होता है पत्थर पे, वहां वो छेद वाला पत्थर भी मिला है। तो इसका मतलब यहाँ कभी ना कभी वहां के लोगों की चक्की रही होगी, नहीं तो उस जंगल में कैसे आएगा। ऐसे कुछ सबूत मिले हैं वहाँ। वो वर्तमान की बात कर रहा हूँ मैं, 2025 की। आज से 5-7 साल पहले तो हम गाय चराते ही थे, अब गाँव में नहीं रहते तो गाय नहीं चरा रहे, तो पहले हम जाते थे वहां। ऐसे ही किसी को सबूत मिला है, जैसे मेरे को मिला, मैंने बोल दिया वहां ऐसा है, किसी ने उस पर गौर ही नहीं किया, ठीक है हाँ भाई ठीक। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को जो खोजा, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो चार्ल्स मैसन का नाम आएगा। ये पाकिस्तान जा रहा था तो सबसे पहले इसको पता लग गया था कि कुछ तो यहाँ पे है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट डेट लिखना 1853 से 1856। 1853 से लेके 1856 के बीच। अब होता क्या है कि हमारे देश में एक विभाग अंग्रेजों ने बनाया था, जिसके लिए बोला जाता है भारतीय पुरातत्व विभाग। क्या बोला जाता है? भारतीय पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आप सब लोगों को पता है। अभी हाल में ये करंट अफेयर है, उत्तराखंड का करंट अफेयर, मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, बट पिथौरागढ़ के एक लड़के ने अपनी यहाँ एक गुफा खोजी है। उत्तर मैंने अखबार अखबार में देखा होगा तुमने, या सोशल मीडिया में देखा होगा, पिथौरागढ़ में एक बड़ी सी गुफा खोजी गई एक लड़के ने। तो वहाँ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट गए होंगे, पता कर रहे होंगे क्या है। कुछ समय पहले ये तो मैंने पढ़ाया था आपको कि श्रीनगर के देवलगढ़ में भी गुफाएं मिली थी, 3-4 गुफाएं कत्यूरी काल की, है ना। तो ऐसे मिलता ही रहता है चीजों को, तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बताएगा कि क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे ही जब भारत में ये बात खबर फैली, इसने 1826 में बोला, तो किसी ने तो इसमें फोकस नहीं किया। बट फोकस करेगा तो करेगा कौन? आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब भारत में पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहते हैं? कनिंगम को। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ाया भी हूँ, जब मैंने उत्तराखंड का इतिहास भी पढ़ाया होगा, जब मैंने आपको कप मार्क्स पढ़ाए होंगे, देन मैंने ये बातें बताई होगी। तो भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहते हैं कनिंगम को, क्योंकि भारतीय पुरातत्व विभाग का पहला अध्यक्ष कौन बना था? कनिंगम। अब बाद बाद में जब खुदाई हुई तो कौन था अध्यक्ष? क्या हो? मार्शल। अरे वो हमेशा कनिंगम ही थोड़ा ना रहेगा, बट पहला कौन है? कनिंगम। इसीलिए भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहते हैं? कनिंग। तो कनिंगम ने यहाँ पे सर्वेक्षण करने गया था। तो क्वेश्चन आएगा, भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कनिंगम ने सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण कब किया? तो 1853 से लेकर 1856 तक। बट ये सर्वेक्षण करने गया और ये भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं जुटा पाया कि हाँ भाई है ठीक है, पर बहुत ज्यादा लाइमलाइट में ये नहीं आया। लाइमलाइट में इसको लाते कौन है? दयाराम साहनी और रखलदास बिष्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझ में आता है? कनिंगम के द्वारा, कनिंगम के द्वारा क्या किया गया मेरे भाइयों? सर्वेक्षण किया। तो कनिंगम के द्वारा सर्वेक्षण कब किया गया है, कोई आइडिया आपको? 1853 से लेकर 1856 के बीच। और कनिंगम को लिख लेने से क्या बोलते हैं? भारतीय पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक। क्योंकि पहला यही था, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। अब लिखना अगली डेट 1856। 1856 में ही क्या बात हुई, इस बात को समझने का प्रयास करें। अब एक नाम आता ब्रंटन बंधु। क्या नाम आता है? ब्रंटन बंधु। ब्रंटन बंधु। ब्रंटन बंधु का नाम क्या लिखना? एक का नाम है विलियम ब्रंटन, एक का नाम है जॉन ब्रंटन। बंधु का मतलब दो भाई रहे होंगे ना। जैसे हम पढ़ते अली ब्रदर, खिलाफत आंदोलन चलाया था ना अली ब्रदर ने, शौकत अली और मोहम्मद अली ने। मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाया होगा आपको, ऐसा नहीं कि एंसेंट पढ़ रहे मॉडर्न ही भूल जाओ। तो इनका नाम है जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। तो जॉन ब्रंटन, विलियम ब्रंटन, जो ब्रंटन बंधु है, इन्होंने 1856 में इसकी जानकारी गवर्नमेंट को दोबारा दी, अंग्रेजों को दी जानकारी, सरकार को। जानकारी सरकार को क्यों दी? क्योंकि आपको पता है लाहौर से कराची रेल लाइन बिछरी थी, लाहौर टू कराची रेल लाइन बिछरी थी। और आप लोगों ने हल्का फुल्का कभी न कभी सुना है कि रेल लाइन की खुदाई के दौरान ही सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटें सबसे पहले मिली थी। तो उनको सिंधु घाटी सभ्यता की चौखट चौखट ईंटें मिली और इन लोगों ने उनको रेल की पटरी के नीचे बिछा दिया।
आज सरकार को जानकारी दी कि हम वहाँ रेल की पटरी बिछा रहे थे, तो वहां से बहुत सारी ईंटें हमने मिली और हमने वो ईंटें रेल की लाइन बिछाने में लगा। अब श्योर हो गया था लगभग लगभग ऑलमोस्ट कि कभी ना कभी यहाँ पे कोई ना कोई सभ्यता तो थी, कभी ना कभी यहाँ पे कोई ना कोई गांव, कभी ना कभी यहाँ पे कोई ना कोई नगर, कभी ना कभी यहाँ पे लोगों ने निवास तो जरूर किया हुआ है, नहीं तो ये मानव निर्मित ईंटें कैसे मिल सकती थी। ठीक है। तो 1856 में लाहौर टू कराची रेल लाइन बिछाई जा रही थी अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजी तो रेल लाइन बिछा रहे थे, हमारे कोटद्वार में भी रेल कौन लाए? अंग्रेजी लाए, है ना। अंग्रेज रेल में उनको लूटा हुआ माल ले जाने में आसानी होती थी, इसलिए रेल बिछा रहे थे। भारतीयों के लिए सवारी गाड़ी नहीं ला रहे थे वो, इसलिए पहले पहले वो हर जगह मालगाड़ी चलाते थे। इसलिए तुमने देखा भी होगा जो लखनऊ से इलाहाबाद जो ट्रेन जा रही थी, काकोरी कांड हुआ था जो, वो ट्रेन को क्यों लूटा था? सवारी ट्रेन को क्या लूटेंगे? सवारी ट्रेन को भारत के क्रांतिकारी क्यों लूटेंगे? सवारियों को लूटेंगे क्यों? नहीं, अंग्रेजों का माल जा रहा था उसमें, वो लूटा। इसमें सामान ढोने में उनको आसानी मिलेगी ना, सारा सामान सप्लाई तो करना था। ठीक है। ट्रेन से याद आया, हमारे देश में पहली बार ट्रेन चली होगी कब? 16 अप्रैल 1853 में। ठीक है, मुंबई से। हाँ नहीं, इसलिए 16 अप्रैल को रेलवे डे मनाया जाता है। रेलवे दिवस कब मनाया जाता है भाई? 16 अप्रैल को मनाया जाता है। और कौन है रेलवे के फादर? भारत में रेल किसने बिछाई? फादर ऑफ इंडियन रेलवे बोला जाता है डलहौजी को। किसको बोला जाता है? डलहौजी ने तो भारत में रेलवे लाइन बिछाने की व्यवस्था शुरू करी थी। ठीक है। तो ये भी उसी दौरान है, 53 56 लगभग लगभग सेम सेम डेट है, तो वहां रेल बिछ रही होगी, तो उनको भी मिल गया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि रेलवे की खुदाई के दौरान किसको सिंधु घाटी सभ्यता की पक्की ईंटें मिली थी? तो ब्रेंटन ब्रदर्स उनका नाम आता है। इतना डीप अगर कुछ क्वेश्चन जाएगा, आप लोग ध्यान में रखें। ठीक है। और अब बात क्या होती है? अब बात जब ये बड़े लेवल पे पहुंच जाती है कि कुछ तो यहाँ है। एक दो बार पहले भी लाइमलाइट में आया था, भारतीय पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष खुद गया, उसने भी इस चीज को नेगलेक्ट कर दिया, असफल रहा, मतलब सफल नहीं रहा। बट अब रेल की खुदाई हो रही तो बड़े लंबे लेवल पे हो रही होगी ना खुदाई, एक के सामने थोड़ा ना हो रही होगी। और एक बड़े लंबे लेवल पे उनको ईंटें दिख रही है, तो फिर कंफर्म लगा कि नहीं, कोई तो था यहाँ पे, इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। और जब इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए तो कुछ सालों तक तो ये ऐसे ठंडे बस्ते में रहा। मगर जॉन मार्शल जो था, तो जॉन मार्शल ने बोला कि इसको हाँ भाई बात विचार करते कौन है। तो इसकी जिम्मेवारी सौंपी गई थी 1920 के अप्रोक्स में रखलदास बनर्जी को, कि तू जा यार वहां और तू पता कर कि क्या मामला है वो। रखलदास बनर्जी वहां गए और उनको सबसे पहले नगर मिला, उस नगर का नाम क्या था? हड़प्पा। और 1922 में दूसरा बंदा क्या था उनका नाम, सॉरी, दयाराम साहनी पहले का नाम, दूसरे का नाम रखलदास बनर्जी, और उनको क्या मिल गया था? मोहनजोदारो। ठीक है। तभी दो शहरों की खोज हुई, और आज वर्तमान में कम से कम 14,000 1400 से ज्यादा भी नगर मिले हुए। तो अब तो क्या ही बात करनी उनकी, अब तो दुनिया भर के नगर मिल गए। और शुरुआत में कौन मिले थे? हड़प्पा और मोहनजोदारो। ठीक है, इनको लिखते हैं। तो सबसे पहले अब इसके बाद है 1921। 1921, तो 1921 में कौन गया था? दयाराम साहनी। और दयाराम साहनी जी को कौन सा नगर मिला भाई? हड़प्पा मिला। और 1922 में एक नए नगर की खोज हुई, उसका नाम किसने किया? रखालदास बनर्जी। और इनको कौन सा शहर मिला भाई? मोहन। इसके बाद में तुम्हें एक स्पेशल हेडिंग भी लिखाऊंगा, खोजे गए महत्वपूर्ण शहर, इनकी लोकेशन कहाँ है क्या है। अभी हम वो हेडिंग नहीं पढ़ रहे, ठीक है। बहुत सारे शहर है ना, राखी गढ़ी, धोलावीरा, दुनिया भर के, है ना, तो हम उनको थोड़ा ना पढ़ रहे अभी। ये लोथल जो सबसे इंपॉर्टेंट था, अब उन शहरों को पढ़ेंगे हम। अभी तो हम ये पढ़ रहे कि पहला खोजा क्या गया, इसलिए तो उसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। ठीक है। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। और सिंधु, ये मोहनजोदारो कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। नदी भी, अच्छा इसे ऐसा याद कर सकते हो, हरड़ और मसूर। एक दाल होती है हरड़ ना, हरड़ ऐसी होती है। तो हड़प्पा सभ्यता, गलत गलत हो गया क्या? रावी नदी के किनारे है। और डी से ये दयाराम सानी होगा ना, डा हो गए। अब मसूर से क्या होगा? गलत हो गया क्या? मोहनजोदारो है सिंधु नदी के तट पे, और रखलदास बनर्जी। ऐसे किसने बताया था बचपन में हरड़ मसूर से? ऐसे गड़बड़ तो नहीं हो गया? पता नहीं, पता तो रहता ना कि कौन किसने खोजा, पर इन दोनों में आदमी पेपर में सिंधु और रावी नदी में गलत कर सकता है। तो हरड़ मसूर किसने बताया था कभी बचपन में? ऐसे आप नॉर्मल याद कर लो, हरड़ मसूर के चक्कर में मत रहो।
कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ, ये 22। मुंह से तो मैंने 22 ही बोला था शायद से। एक ने 1921 में खोजा था, अगले ने 1922 में खोजा था। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चल, अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बस ये देखा कि क्या क्या उसके नाम है, क्यों उसके नाम है, कैसे वहां के शहर रहते थे, कौन सी पद्धति पे थे। फिर हमने उसका आकार, भाषा और क्षेत्रफल देखा। और आफ्टर दैट हमने उसका कुछ इतिहास देखा, कैसे कैसे शुरुआत हुई। ये सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता कैसे बनी, कभी तो शुरुआत हुई उसकी खोजबीन की। और खोजबीन की शुरुआत होते होते हम यहाँ तक पहुंच चुके, जहां तक दो बड़े बड़े नगर मिल चुके। अब इन नगरों में दुनिया भर की चीजें मिली। कहीं से जुते हुए खेल मिल रहे हैं, कहीं पे काली चूड़ियां मिल रही, कहीं पे माता की मूर्तियां मिल रही, एक से एक चीज मिल रहे हैं। मगर हमको अभी इन चीजों को पढ़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी इसकी स्पेशल हेडिंग है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर। कौन कौन से नगर है, किस नदी के किनारे बसा है, और कौन से उसकी वर्तमान लोकेशन है। कई नगर ऐसे जो वर्तमान में पाकिस्तान में चले गए, तो ऐसा क्वेश्चन भी आएगा कि निम्न में से सिंधु घाटी का कौन सा नगर हिंदुस्तान में है और पाकिस्तान में। तो स्पेशल इसकी हेडिंग आएगी, तब इस पर चर्चा करेंगे। अब एक हेडिंग डालेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य तथ्य या मुख्य फैक्ट या अन्य अदर फैक्ट, आपको कुछ भी लिखना होगा आप लिख लीजिए, अन्य तथ्य। अब हम इसके कुछ वन लाइनर क्वेश्चनों पे और फोकस करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हमारे यहाँ से और बन सकते हैं। हमने इसके नाम देख लिया, हमने इसका इतिहास देख लिया। इसके अलावा क्या और क्वेश्चन नहीं बनेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से? बनेंगे। और क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको जो सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में लिखना है, पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। अरे बहुत सारे नगर खोजे गए ना, बहुत सारी जगह खोजी गई, तो कोई ना कोई तो सबसे बड़ा शहर मिला होगा कि जहां पे ज्यादा मकान थे, जहां पे ये जानकारी प्राप्त होती कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग थे। सिंधु घाटी की सभ्यता में 50 लाख लोगों की बात की गई है कि 50 लाख लोगों का एक ग्रुप हुआ करता था। 50 लाख लोग एक बहुत बड़ी जनसंख्या होती है। ठीक है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता में कोई तो नगर होगा जो सबसे बड़ा रहा होगा। है कि नहीं है? तो पहला पॉइंट लिखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। और सिंधु घाटी की सभ्यता में बहुत सारे स्थल खोजे गए, तो ये तो डन है ना आपका। अब बहुत सारे, लगभग 14,000 से 1400 से ज्यादा है, तो कोई तो उनमें से सबसे बड़ा होगा। तो कौन है सबसे बड़ा? बोलो, बोलो, कोई तो कुछ तो बोलो। अच्छा, तुम ये नहीं बता पाओगे, तो अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा सबसे बड़ा तो है, मगर भारत का, ये भी नहीं पता क्या? देखो भाइयों, मैं अगेन कह रहा हूं दो बातें। अगर जस्ट क्वेश्चन आएगा कि सिंधु घाटी का सबसे बड़ा नगर, तो जो सबसे बड़ा नगर या सबसे बड़ा स्थल क्या आता है, वो वर्तमान में पाकिस्तान के पास चला गया। क्योंकि सिंधु नदी पाकिस्तान और भारत का ऑलमोस्ट बॉर्डर पे ही है। उधर वाले तो पाकिस्तान के पास चले गए अभी। अगर क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी का सबसे बड़ा नगर जो वर्तमान में भी कहाँ है, भारत में। अगर सिंपल क्वेश्चन आएगा सिंधु घाटी का नगर, तो हमको तो वही करना है जो पाकिस्तान वाला है। अगर क्वेश्चन बोलेगा भारत में सबसे बड़ा नगर, तो क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ध्यान रखना। अब बताओ आप। मोहनजोदारो। मोहनजोदारो पे तो फिल्म भी बनाई थी ऋतिक रोशन ने, देखा तुमने वो? ठीक है, तो सिंधु घाटी का सबसे बड़ा नगर कौन है? मोहनजोदारो। और अगर भारत में पूछ लिया जाएगा तो उसका सही आंसर है राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी वर्तमान में हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप लोगों को याद रखना। अलग अलग प्रश्न है, लोथल लूथल मत कर देना कोई। हाँ, सिंधु का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? परंतु मोहनजोदाड़ो बंटवारे के बाद कहां चला गया? पाकिस्तान में चला गया है। अभी वर्तमान में भारत में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कच्छ, हरियाणा में। राखीगढ़ी की खोज लगभग 1963 में हुई थी। और राखीगढ़ी की खोज करी थी सूरज भान ने। बाकी मोहनजोदाड़ो की खोज किसने करी है तो तुम्हें पता है ना? अच्छा, अच्छा, पता कि नीचे। हो गया? कोई समस्या किसी को? सबसे क्वेश्चन आएगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, हम क्या बोलेंगे? मोहनजोदारो। और सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल भारत में कौन है? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कौन सी जगह पड़ता है? हरियाणा में। किसकी खोज कभी ना कभी तो हुई होगी, और कभी ना कभी हुई होगी तो किसी ना किसी ने तो करी होगी। अरे कोई समस्या है यहाँ तक?
आगे बढ़ू मैं? तुम हाँ भी नहीं बोल लो ना भी नहीं बोल लो, क्या खा के आए हो आज? कुछ शांत चुपचाप। अब हमने अभी देखा सिंधु घाटी का जो आकार था वो लगभग त्रिभुजाकार था, है ना? ऐसे भी तो नहीं बना होगा सिंधु घाटी की सभ्यता की, उन्होंने ऐसे बनाई होगी बिल्कुल एग्जैक्ट त्रिभुजाकार। मगर सिंधु घाटी सभ्यता का कोई नगर यहाँ मिला है, कोई नगर यहाँ मिला है, और कोई नगर यहाँ मिला है। तो वैज्ञानिकों से मिलाएंगे तो लगभग वो त्रिभुजाकार के जैसे दिखते हैं। एग्जैक्ट उसकी फोटो भी देखोगे तो वैसे वो त्रिभुजाकार ने ऐसा है, मतलब थोड़ा बहुत। मगर उसे बोल दिया जाता है त्रिभुजाकार। जैसे उत्तराखंड का आकार आयताकार है, मगर उत्तराखंड भी कौन सा एग्जैक्ट आयत है? तो क्वेश्चन आएगा सिंधु घाटी का आकार कैसा है, तो हम क्या बोलेंगे भाई? त्रिभुजाकार। अब ये जैसा एक एरिया है सिंधु घाटी का, जैसे आपने पढ़ा भारत, आप भारत पढ़ते हैं, नक्शा क्या डाउनलोड करना, ऐसी बना देता हूं मैं। हम जब भारत का नक्शा देखते हैं तो भारत का भूगोल आपने पढ़ने के लिए भी बोला है कि भारत का भूगोल बनाना, तो भारत का भूगोल पढ़ाना। तो एनसेट के बाद शायद से श्योर ही है कि भारत का भूगोल हम पढ़ेंगे, तब आप लोगों को पूछने की कोई जरूरत नहीं है। तो भारत का भूगोल हम जब भी पढ़ेंगे तो हम चार शहरों के नाम तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। कि भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट क्या है? इंदिरा कॉल। भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कन्याकुमारी। ठीक है, जो इंदिरा पॉइंट है वो तो अंडमान निकोबार में है, मगर मुख्य भूमि का अंतिम पॉइंट तो कन्याकुमारी है ना। पिगमेलियन पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है वो अंडमान निकोबार में। भी तो मैंने वो बनाया नहीं, अभी तो नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है किबीथू। और इस किबीथू नहीं मिलेगा तो इसको बोला जाता है वलांगू। ऐसी आपको यहाँ पे एक जगह मिलेगा गौर माता। और गौर माता नहीं मिलेगा तो आपको बोलना है सरक्रीक। अरे अगर किसी को ये भी नहीं पता तो ये लिख लेना, ठीक है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल। कॉल ऊपर से ही करते ना, मुंडी से कॉल ऊपर से, इंदिरा कॉल। और नीचे तो कन्याकुमारी सबको पता ही है। गाना भी आया था दीपिका पादुकोण का, कश्मीर तू कन्याकुमारी, ऐसा कुछ करके था गाना। इंदिरा कॉल और कन्याकुमारी। सबसे ईस्टर्न पॉइंट, सबसे ईस्टर्न पॉइंट, सबसे पूर्वी पॉइंट हमारा का है किबीतू। अगर आपको भारत में घूमना है तो किबीतू तक आप जा सकते हो, उसके बाद नहीं जा सकते। उसके बाद म्यांमार लग जाएगा या चाइना लग जाएगा, जो भी एग्जैक्ट बॉर्डर होगा। ठीक है। और अगर आपको वेस्टर्न साइड जाना है आपको, तो आप गौर माता तक जा सकते हैं, उसके बाद पाकिस्तान पहुंच जाओगे, वहीं तक हमारा बॉर्डर है। ठीक है। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? गौर माता। गौर माता नहीं मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा? सर क्रीक। और ऐसे इधर का आखिरी बिंदु क्या है? किबीतू। और किबीतू नहीं मिलेगा तो आप क्या बोलेंगे? वलांगू। वलांगू। ठीक है, ऐसा है कि नहीं है? इससे तो सभी लोग सहमत है। तो ऐसी सिंधु घाटी सभ्यता में भी होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे नॉर्थन शहर कौन सा है? सबसे साउथर्न शहर कौन है? सबसे ईस्टर्न शहर कौन है? सबसे वेस्टर्न शहर कौन है? सहमत हैं आप लोग? तो लिख लेने। ठीक है, इसे हटा दिया जाए। ठीक है, अब मैं ऐसे बना देता हूं। तो जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा तो खुद ही समझ जाओगे ना कि सिंधु घाटी का सबसे उत्तरी शहर की बात कर रहा हूं मैं। जो मैं यहाँ पे लिखूंगा वो सिंधु घाटी का सबसे दक्षिणी शहर होगा, इधर वाला सबसे पूर्वी शहर होगा, और इधर वाला सबसे पश्चिमी शहर होगा। मेरे किसी दोस्त को कोई समस्या है तो आप आपस में बात नहीं करेंगे। किसी को बात करनी होगी, आप सब स्वतंत्र है। मैंने बोला है कोचिंग नहीं, दरवाजा खोलो बाहर जाओ आराम से बात करो। मैं तो बोल रहा हूँ आओ भी मत। किसी को मैंने हाथ पकड़ के नहीं बोला कि यहाँ पढ़ने के लिए आओ मेरे पास। यहाँ तक कि बहुत सारे बोलते भी कि मैं पढ़ने आ रहा हूँ, पढ़ने में बोलता हूँ नहीं 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 नहीं। कल भी आया था एक का कॉल कि हमें पढ़ना है, कोर्स खत्म हो जाएगा पटवारी का पेपर तक। 60 दिन में कैसे कोर्स कराऊंगा पूरा? और कौन सा कोर्स खत्म होगा? मैंने कहा नहीं हो पाएगा, चलो कोई बात नहीं सर, बल हम पता करते। तो कहीं ना कहीं गया होगा। किसी कोचिंग में जाएंगे वो दो लोग, तो कोचिंग वाले तो कभी मना ही नहीं करते आने के लिए, बोलेंगे हाँ खत्म कर दो। कैसे खत्म करेंगे? 2 महीने में कोर्स खत्म। 2 साल में नहीं हो पा रहा लोगों का कोर्स खत्म, 2 महीने में कोर्स खत्म। तो ऐसी बात है, आप पढ़िए ध्यान दें। तो सबसे वेस्टर्न जो शहर है, सबसे वेस्ट से हम बात करेंगे, उसका नाम है सुतकेंगेडोर। सुतकोदड़ा अलग शहर है। मैंने क्या बोला? सुतकांगेडोर या सुतकोंगेडोर। ठीक है, सुतकोंगेडोर। हमारे गांव में भी एक ढोंगे, उसके आगे सुत लगा देना। अविनाश भाई तो याद कर ही देगा ना। सुतकांगे डोर। अब ये सुतकांगे डोर है, तो ये सुतकांगे डोर की एक समस्या ये है कि ये अभी भारत में नहीं है, ये बलूचिस्तान में है। अब बलूचिस्तान बोले तो आप पाकिस्तान समझ सकते हो। ये हमारे पास नहीं है, बंटवारे के बाद ये सुतकांगे डोर उधर चला गया वेस्टर्न साइड में। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना। कोई दिक्कत किसी को? और हमने क्लास शुरू होते समय भी एक बात पढ़ी थी साइंटिफिकली, कि कोई भी सभ्यता बसेगी तो भाई नदी के ही किनारे बसेगी। और जब भी हम आने वाली क्लासेस में, मैंने कहा है तुम्हें कि हम सिंधु घाटी के नगर पढ़ेंगे, तो आप ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हो कि कौन सा शहर कब खोजा गया, कौन सा नगर कब, ये इतना डीप कुछ नहीं आता यार। कितने नगर हम याद करेंगे? रोज खोजा जा रहा है। और कौन से सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज बंद हो गई है?
ना जाने अभी कितने और शहर मिलेंगे, ना जाने अभी और कितने शहर मिलेंगे। ये सूरज भान ने राखीगढ़ भी तो 1963 में खोजा है, बहुत पुराना थोड़ा ना है। और उसके बाद अभी 2014 के अप्रोक्स में भी कुछ नया खोजा गया, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, मगर 2014 के अप्रोक्स में भी सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ और साक्ष्य मिले हैं। मिलते रहेंगे भाई ऐसे तो। इसका आकार त्रिभुजाकार से चतुर्भुज भी हो सकता है कोई एक, अभी ऐसा आकार है इसका, क्या पता ऐसा शहर एक इधर भी मिल जाए, बोलेंगे नहीं है इसका आकार चतुर्भुजाकार, कुछ भी होती रहेगी ये तो यार। मगर जो भी शहर खोजा जाएगा लगभग लगभग उसके किनारे पानी का सोर्स जरूर रहा, या तो अभी भी होगा या तो दैट टाइम भी रहा होगा। तो यहाँ पे कोई ना कोई नदी तो रही होगी, तो हमको नदियां जरूर याद करनी है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा था। तो कौन सा नदी होगी यहाँ पे भाई, इस नदी का नाम है दाश्क नदी। नदी का नाम क्या होगा, दाश्क नदी। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को याद है। नेक्स्ट आप ईस्टर्न पॉइंट की तरफ जाएंगे, ईस्टर्न पॉइंट। तो ईस्टर्न पॉइंट में एक जगह आता है, उसका नाम आता है आलमगीर नगर। क्या नाम आता है, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर वर्तमान में मेरठ के सामने पड़ता है, यूपी में। मेरठ तो सुनो ना तुम्हें, दिल्ली जाते समय घर वाले, जैसे हम दिल्ली जाते तो घर वाले फोन करते हम यही बोलते हैं मेरठ पहुंच गए। जैसे घर से तुम कोटद्वार से दिल्ली जाओ ना, तो रास्ते का नाम कैसे पता चलता है, बस में कहाँ पे हम, घर वाले कहाँ पहुंच गए, हाँ मेरठ पहुंच गए, उसके बाद हमसे दिल्ली पहुंचते, ऐसी होता है भाई। तो आलमगीरपुर है ये लगभग मेरठ के सामने, तो मैं क्या बोलूंगा, यूपी है। अब कोई नदी तो यहाँ भी होगी, तो इस नदी का नाम है हिंडन नदी। हिंडन नदी, हिंडन रिवर। हाँ, बहुत सही जवाब दिया आपने, हिंडन नदी। ठीक है, तो हमें पूर्वी और पश्चिमी तो पता चल गया। एक जिसका नॉर्थन जिला भी होगा, उसका नॉर्थन जिला बोले तो नॉर्थन स्थान जो खोजा गया, उस नॉर्थन का नाम है मांडा। कहीं पे तुम्हें मांदा दिख जाएगा, अंग्रेजी में लिखोगे तो उसे मांडा भी लिख सकते हैं, डी लिखेंगे ना दा के लिए और दा के लिए तो। और ये मांडा J&K में पड़ेगा। जो मांडा नामक जगह मिलेगा इसका सबसे नॉर्थन जिला, मतलब जिला बोल रहा मैं बार बार, जिला नहीं है, मतलब जो नॉर्थन जगह है इसका वो मांडा में पड़ेगा। और J&K में एक नदी बहती है, बहुत सही जवाब दिया राजेश्वरी जी ने, उस नदी का नाम है चिनाब नदी। अच्छा, चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है, अस्किनी। बहुत सही जवाब दिया तुमने, कहीं पे लिख लेना ठीक है। चिनाब नदी का पुराना नाम क्या देखने के लिए मिलता है पुराणों में, अस्किनी, चिनाब का नाम। अब आता है सबसे दक्षिणी शहर, तो दक्षिणी शहर का नाम है दाइमाबाद। दाइमाबाद, ठीक है, या कहीं पर दायमाबाद लिखा होगा, दायमाबाद। ठीक है, तो लगभग लगभग एक ही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ऑनलाइन वाले स्पेशल मुझे कॉल करते हैं कि हमारे शहर का नाम मुनिस्यारी नहीं है, मुनस्यारी है। और कल मुझे एक नए भाई का मैसेज आ रखा था, अच्छा था वो भाई ने, मैंने भाई को बोला थैंक यू, कि सूखी डाक नहीं है सूखी डांग है। मैंने वो नहीं पढ़ा था कि कुमाऊं का चेहरा पूंजी गढ़वाल का चेहरा पूंजी, बोला ये नहीं है, किसी दिन कोट द्वार नहीं है, मैं वो कोट द्वारा है। ठीक है, तो ये तो समझना पड़ेगा ना एग्जैक्ट कहाँ से बोलूँ, मैं हिंदी भी नहीं पढ़ा रहा हूँ कि मैं शुद्ध वर्तनी का ध्यान रखूँ, तो थोड़ा बहुत चल ही जाएगा जैसा जैसा सुनने में आ रहा है ना। तो ये मांडा की जगह थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो तुम ये मत बोलना कि तो गलती होगा ना, ऐसा होगा। तो दाएं की जगह कुछ अलग बातें हो सकती, कोई दिक्कत नहीं है ना। जा। मैं गया अभी उस की डांग पर यार, मैंने कभी ऐसा फोकस नहीं किया, बस ऐसे फ्लो फ्लो में याद कर लिया, मैं तो गया भी हूँ वहाँ की क्या है क्या नहीं है। दाइमाबाद, दाइमाबाद ठीक है, ये सबसे आगे। और जो सबसे दक्षिणतम जिला है मेरे भाइयों, ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र में तो कोई नदी यहाँ भी होगी, ठीक है, तो इस नदी का नाम है प्रवरा नदी। क्या नदी है, प्रवरा नदी। बट प्रवरा नदी अगर ऑप्शन में नाम मिलेगा तो यू कैन गो विथ गोदावरी। प्रवरा नदी गोदावरी की क्या है, ट्रिब्यूटरी है। और उत्तराखंड के लगातार 2-3 पेपरों में ट्रिब्यूटरी खूब पूछी गई है भाई, वो कब भी नहीं किसकी सहायक है, वो प्राण हिता पूछी जाती है ना किसकी सहायक नदी है। वैसे जब हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो नदी तंत्र मैंने पिछली बार भी पढ़ा है, तो आपको दोबारा हम पढ़ेंगे नक्शा बना के तो याद कर लेंगे, ठीक है। हाँ, सुबनश्री तो ब्रह्मपुत्र क्या होती है ना, धनश्री सुबनश्री ऐसा पगला दिया नदियों के नाम है। तो परवरा नदी किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की। तो ये हमको सिंधु घाटी के 4 उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भी पता चल गया। और इन उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में देखोगे तो ये पश्चिम वाला हमारे हिस्से में नहीं आया बंटवारे के बाद, नहीं तो तीनों की तीनों बंटवारे के बाद हमारे हिस्से में आए। और ऐसा क्वेश्चन भी एग्जामिनर बना सकता है कि 4 शहर देगा वो आपको कि निम्न में से कौन सा शहर वर्तमान में पाकिस्तान में या वर्तमान में हिंदुस्तान में। ऐसा पॉइंट बनाने में नॉट ए बिग डील, कभी भी क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। आप लोग इस बात से सहमत है, किसी को कोई समस्या इसमें, हम आगे बढ़े और ठीक है। बाकी अभी स्पेशल एक क्लास आएगी जिसमें हम सिर्फ सिंधु नदी के, सिंधु घाटी के नगर देखेंगे।
और मेरे को ये 1400-1500 नगर नहीं लिखने, 8 से 10 नगर तो मुझे कम से कम याद करने, क्योंकि एक दो नगर तो हमारे उत्तराखंड के बंदे ने खोजे, वो आर एस बिस्ट, आर बी बिस्ट करके कुछ है वो, ठीक है, उन्होंने भी खोजे। ठीक है, समझ में आ रही है आप लोगों की बात? तो बात को अभी तक हमने एक और चीजों पे फोकस किया था। अब वो चीज हमने फिर ये देखी थी कि सबसे बड़ा स्थल क्या है। ओवरऑल सबसे बड़ा पूछेंगे तो मोहनजोदारो हो जाएगा, बट वो अभी हमारे हिस्से में नहीं आया है। भारत के हिस्से में जो सबसे बड़ा आया उसका नाम क्या है? राखी गढ़ी। और इसकी खोज कब हुई? 1963 में। क्या पता कोई नए शहर की खोज हो जाए, इससे भी बड़ा हो, तो डाटा ही क्या हो जाएगा? चेंज। आफ्टर दैट हमने देखा था कि उत्तर पूरब पश्चिम कौन कौन से, तो ये हमें पता भी होना चाहिए, तो बेसिक बातें हैं और आप लोगों को पता भी है, याद कर लें। कभी पूछा जाएगा तो नदियों के नाम पूछे जा सकते हैं और हमको नदियों के नाम याद भी करने। अब कुछ और फैक्ट लिखते हैं, क्योंकि हमारी तो हेडिंग ये थी कि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। एक दो जो फैक्ट और बच जाते उनको भी लिखना शुरू कर। लिखना अगला पॉइंट, मुख्य फसल। ये क्वेश्चन तो पेपर में आ भी चुका, बताओ जरा। मुख्य फसल इनकी दो ही थी, एक का नाम था गेहूं और एक का नाम था जौ। इसके अलावा इनको बाजरा का ज्ञान था, इनके अलावा इनको कपास का भी ज्ञान था, इसके अलावा इनको धान का भी ज्ञान था, इसके अलावा इनको मटर का भी ज्ञान था। हमारे उत्तराखंड के पेपर में नहीं, पर एसएससी के पेपर में कभी कभी अजीब सा क्वेश्चन बन जाता है। अजीब सा तो क्या है, बड़े लेवल में तो बनेगा ऐसा क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन बना हुआ था कि निम्न में से किस खेती या किस फसल का ज्ञान सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को नहीं। मुख्यतः हमको जो फोकस करना है, या आप अपनी ल्यूसेंट बुक को भी खोलोगे तो उसमें भी दो ही लिखा होगा, गेहूं और जौ। तो प्रमुख कौन सी फसल है इनके पास? गेहूं और जौ। मगर नोट करके लिख लेना, नोट करके, ना से नोट और ना से नो ही लिख लेना कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को कुल 9 फसलों का ज्ञान था। और भी कोई फसलें रही होंगी, इसके डाटा नहीं है, जैसे 4-5 फसलें तो ये है, मगर और भी फसलें रही होंगी। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन बना हुआ है, वो क्वेश्चन ऐसे ही दे रखा था, मटर, धान, कपास, गन्ना। मटर, धान, कपास, गन्ना कि निम्न में से किस फसल का ज्ञान सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को नहीं था? तो गन्ने का उनको ज्ञान नहीं था, तो मतलब इन तीनों का ज्ञान था, तो वहीं से टपाए हैं ये। बातों को समझे आप? सामान्यतः सिंधु घाटी की सभ्यता को किसका ज्ञान था? गेहूं और जो तो सबको ही पता है, मगर ऑप्शन में दे रखा कपास, धान, मटर और गन्ना, और किसका ज्ञान नहीं है बल, तो आंसर था उसका गन्ने का ज्ञान नहीं, तो मतलब इनका भी ज्ञान रहा होगा उनको। ठीक है, तो ये ध्यान आप रख सकते हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को कुल लगभग कितने फसलों का ज्ञान था? 9 फसलों का ज्ञान था, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग व्यापार भी करते थे, और हमने जब भारत की इकोनॉमी पढ़ा होगा तो हमने बार्टर सिस्टम देखा अभी तक कि क्या क्या सिस्टम। ठीक है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता में व्यापार होता था, इन बातों को आप समझ लीजिएगा। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में जो नाप तोल प्रणाली होती थी वो 16 के गुणज में होती थी। आजकल की नाप तोल प्रणाली कैसी होती? आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 1.5 किलो ऐसी होता है ना। मतलब बहुत कम ऐसा लाते हैं हम कि 1.25 किलो आलू दे दो या 1.25 2 किलो आलू दे दो। हमारे नाप तोल प्रणाली कैसी होती? 1 किलो का बाट होगा, 2 किलो का होगा, 5 किलो का होगा, 10 किलो का होगा, तो ऐसा तो होता हमारा नहीं होता। तो इनकी नाप की जो प्रणाली रहती थी 16 के गुणज में रहती थी हमेशा। 16 होगा तो 32 होगा, तो 64 होगा, तो 128 होगा, ऐसा। कभी प्रश्न बन जाएगा उठपटांग से प्रश्न कि सिंधु घाटी की सभ्यता में जो नाप की इकाई होती थी वो किसके गुणज में होती थी? तो 16 के मल्टीपल में होती थी। ठीक है, तो अगला वन लाइनर क्वेश्चन है। नाप, नाप की जगह में लिखता हूं माप तोल। माप तोल की इकाई, तो माप तोल की जो इकाई होती थी वो 16 के गुणज में अवेलेबल होती थी। गुणज बोले तो 16 के मल्टीपल में होते थे, 16, 32, 48, इस प्रकार से आपको चीजें देखने के लिए मिलेगी। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना। इसके अलावा ये पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के सभ्यता में जो पूजा होती थी वो पशुपति की पूजा होती थी, मातृ देवी की पूजा होती थी, और सबसे महत्वपूर्ण है उर्वरता की देवी। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये लोग पशुपति की पूजा करते थे, पशुओं की पूजा करते थे। ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी। कल मैं आपको इनका मुख्य पशु लिखाऊंगा, मैं यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ इनका सबसे प्रसिद्ध। बहुत सही जवाब दिया आपने। इनका जो प्रसिद्ध पशु था या मुख्य पशु था वो कुबड़ वाला बैल, वो था। इसकी फोटोज आपको आराम से मिल जाती, आसानी से मिल जाती। ठीक है, अभी मेरा मोबाइल दूसरे कमरे में चार्ज हो रहा है, अगर मैं होता तो मैं आपको दिखा भी देता, पर कोई बात नहीं, क्या देखना, कुबड़ वाला एक बैल है। तो इनको सिक्के हमें मिले हैं, इनके जो मन के हमें मिले हैं, तो उन मन को में ऐसी चीजें हमें देखने के लिए मिली है।
तो उसी से हमने रिलेट किया कि इनकी पूजा होती तो पशुपति की भी पूजा होती थी। इनके सिक्कों पे मातृ देवी की मतलब महिलाओं के टाइप की फोटो हमको देखने के लिए मिली। इनके सिक्के हमें ऐसे मिले हैं, इनके मन के हमें ऐसे मिले हैं, इनके कुछ चित्र ऐसे ही मिले हैं कि जिसमें वर्तमान में महिलाएं जैसी होती है, महिलाएं की फोटो जैसे बनती है, इस प्रकार की फोटो उन पे बनी है। तो हमारी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने क्या बोला कि इसका मतलब है मातृ देवी की पूजा करते थे। और इसी से आप एक वन लाइनर क्वेश्चन और बना सकते हो, इनका मतलब इनका समाज कैसा रहा होगा, मातृ सत्तात्मक समाज। मातृ सत्तात्मक समाज यहाँ था। उसके बाद जो हमारा वाला जमाना आता है, जमाने में उसके बाद समाज पितृ सत्तात्मक हो गया था। आप अपने दादा परदादे के जमाने को देखोगे तो महिलाओं के पास अधिकार कम होते थे। पल्लू में महिलाएं रहती थी, घर से बाहर महिलाओं को जाने नहीं दिया जाता था, महिलाएं घर का काम करती थी। तो समाज कैसा था, पितृ सत्ता। आजकल तो खैर ऐसा नहीं है, आजकल समाज थोड़ा वैसा हो गया है कि जिसकी सरकारी नौकरी होगी उसी का समाज होगा, या जो दोनों में ज्यादा तेज होगा। ठीक है, ये तो होगा। अगर पति ज्यादा तेज है तो पितृ सत्तात्मक समाज है, और महिला ज्यादा तेज है तो मातृ सत्तात्मक समाज है। ठीक है, बाकी आप समझदार है ना, ज्यादा बोलना उचित नहीं है। तो यहाँ का जो समाज था वो कैसा माना जाता है, मातृ सत्तात्मक, क्योंकि फोटोएं पुरुषों की नहीं मिली है, महिलाओं की फोटोएं मिल रही है, तो ये समझ पा रहे हैं कि ये मातृ सत्तात्मक सत्तात्मक रहा होगा। और इसके अलावा ये उर्वरता की देवी, द फर्टिलाइल बोलते हैं, कुछ बोलते हैं उर्वरक को, तो ये उर्वरता की देवी, उर्वरता की देवी, इसकी भी क्या करते थे, पूजा करते थे। ये ध्यान रख, उर्वरता की देवी का मतलब जहां पे ये खेती बाड़ी करते थे उस मिट्टी को भी क्या करते थे, पूजते थे, उस जमीन को भी क्या करते थे, पूजते थे। कितने अच्छे लोग थे बताओ। मतलब उनको लग रहा था कि इस जमीन से हमारा पेट भर रहा है, ये जमीन हमको आगे बढ़ने में मदद कर रही है, तो उसकी पूजा करते थे। उस जमीन की पूजा नहीं करते थे जहां पे खाने के लिए कुछ नहीं होता। जिस जमीन में इनको खाने के लिए कुछ मिलता था उस जमीन की क्या की जाती थी, पूजा की जाती थी। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि उर्वरता की देवी, आपको टिक करके आगे भग जाना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो ये किसकी पूजा करते थे, उर्वरता की देवी की। मातृ देवी से हमने ये भी लॉजिक लगा लिया कि इनका जो परिवार था वो मातृ सत्तात्मक परिवार होता था। और इनका जो पवित्र या मुख्य पशु बोल सकते हैं, पवित्र या प्रसिद्ध या मुख्य पशु जो था वो क्या था, कुबड़ वाला बैल। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इनके मन के कैसे होते थे, नाप तोल वाले, 16 के गुणज। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर किसी को दिक्कत है तो बता लीजिए। पक्का। नेक्स्ट, जो सिंधु घाटी के जो नगर है, जो नगर मिले हमें, तो जैसे आजकल जो नगर मिलते हैं, और आपने देखा भी होगा, मैंने आपको बताया भी है, जो मॉडर्न शहर होते हैं ना, मॉडर्न, एक तो जैसे कोटद्वार है, कोटद्वार मॉडर्न सिटी नहीं है। कोटद्वार में तुमने जहां पे जमीन खरीदी तुम वहीं पे मकान बना दो। अब उस मकान को 3 मंजिला बनाओ, 4 मंजिला बनाओ, 1 मंजिला बनाओ, कोई रोक टोक नहीं है। उसका मुंह किधर को करना है, क्या करना है, कोई रोक टोक नहीं। मगर यहाँ देखा तुमने, फिक्स था कि सड़कों के किनारे मकान बनेंगे, और कहीं मकान नहीं बनेंगे, कहीं पे तुमने बीच में बना दिया पूर्ण। जैसे सरदार लोग रहता, पंजाबी लोगों को नहीं रहता, जिनके पास दुनिया भर की जमीन होती, पंजाबी फिल्मों में, गानों में तुमने देखा होगा, बीच खेत में मकान होता है, कार कूरेंगी चारों, उनके पड़ोसी कहाँ होते हैं, जो जो पंजाबी लोग अमीर होंगे, जिनके पास जमीन जायदाद खूब है ना, वो पड़ोसी रखना पसंद नहीं करेंगे। तो उनको बीचों बीच में मकान होगा, चारों तरफ उनका बाग बगीचा होगा, 8-10 कारें जाएंगे, ऐसे काफिला जाएगा, वो कारें भी वो सिर्फ काली खरीदेंगे। मतलब स्टाइलिश लाइफ जीता ना, लग्जरी लाइफ जीते हैं, है ना। हम मिडिल क्लास नॉर्मल कार खरीदता है ना, अल्टो वल्टो खरीदता है आदमी, 3-4 लाख की कार खरीदता है और मिठाई बांटता है गाँव में, हमने कार ही खरीद दी यार। तो गरीब लोग हम लोग इतने, हम लोग बाइक खरीदने के बाद में मिठाई बांट देते, क्योंकि हमारे लिए वो भी बहुत बड़ी बात होती है यार, कि बाइक खरीदे यार, बहुत बड़ी बात है ये तो। कई बार हम खुशी नहीं मनाते, लैपटॉप खरीद लिया हमने तो हम खुशी मनाते हैं यार, क्या बात कर दी हमने। तो वो लोग बहुत लग्जरी लाइफ जीते हैं हमारे मुकाबले में, कि कैसे कैसे होता है। तो हम लोग कहीं भी कुछ भी कर दे रहे, मगर इन लोगों को क्या था, एक फिक्स होता था कि कहाँ पे क्या करना। तो ऐसा ही एक शहर है हमारे यहाँ, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ को भी तुम्हें पता होगा मॉडर्न शहर कहा जाता है। चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहाँ पे कभी ट्रैफिक भी नहीं लगता, बोला मतलब उन्होंने फिक्स कंडीशंस बना रखी। देखो मैं तो कभी चंडीगढ़ गया नहीं हूँ, अगर कोई गया होगा तुम में से, ऐसे थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो लगता ही होगा, बट उन्होंने फिक्स करा हुआ है कि काफिला इधर जाएगा, बड़ी गाड़ी इधर जाएगी, छोटी गाड़ी इधर जाएगी, फुटपाथ इधर होगा, ऐसी व्यवस्था उन्होंने बना रखी। उनका जो सीवर वाला सिस्टम होगा, ड्रेनेज वाला सिस्टम होगा, बारिश पड़ेगी तो उनको बहुत बेहतरीन बना रखे। और यहाँ तक कि वहाँ ये भी फिक्स है कि किस एरिया में पॉश कॉलोनी होगी, कहाँ अमीर अमीर लोग रहेंगे। अमीर लोग भी रहेंगे तो अधिकतम 4 मंजिला ही बिल्डिंग यहाँ बना सकते हो। भाई अगर तुझे 5-6 मंजिला बिल्डिंग बनानी तो जमीन ही मत ले, यहाँ कहीं और जमीन ले। ऐसी भी फिक्स जगह है जहाँ पे 2 मंजिला तक ही मकान बनते हैं, कि इस एरिया में यही लोग रहेंगे, ऐसे तो फिक्स होता है मॉडर्न। ठीक है, तो ऐसा भी बल इनका मॉडर्न शहर था, तो हमने भी देखा।
तो इनके नगरों में ना दो चीजें होती थी। एक को बोला जाता पूर्वी टीला, एक को पश्चिमी टीला। टीला मतलब जिस जगह पे मकान बनाया जा रहा है, टीला बोला था जमीन से थोड़ा ऊंची भूमि। अगर यहाँ पे कोई शहर है तो यहाँ पे भी तुम्हें जमीन से ऊंची भूमि दिखेगी, इधर भी जमीन से ऊंची भूमि दिखेगी। यहाँ भी आपको रोडें दिख रही, यहाँ भी आपको रोडें दिख रही, यहाँ भी आपको मकाने दिख रहे, यहाँ भी आपको मकाने दिख रहे। मकान सड़कों के किनारे बनेंगे ना समकोण पे। मगर जो ईस्टर्न साइड के मकान थे वो मकान छोटे दिखे। ईस्टर्न साइड के जो मकान थे वहां पे वो बातें नहीं दिखी जो वेस्टर्न साइड के मकानों पे थी। तो ये देखने के लिए मिला कि वेस्टर्न साइड के जो लोग थे वो लग्जरी लाइफ जीते थे, और जो ईस्टर्न साइड के लोग थे थोड़ा सा मिडिल क्लास थे। तो कभी आएगा किसान वर्ग किधर रहता था, सामान्य जनता किधर रहती थी, या कृषक वर्ग किधर रहता था, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ईस्टर्न। और जो उच्च वर्ग के लोग थे वो किधर रहते थे, वेस्टर्न। तो हर शहर में लगभग लगभग आपको क्या मिले, दो टीले मिले कि आधे मकान उधर बने हैं और आधे मकान इधर बने हैं। इधर वाले मकान थोड़े बड़े और थोड़ा लग्जरी देखने के लिए मिले, स्नानागार भी बड़ा मिलेगा, किचन भी बड़ा मिलेगा, मकानों के साइज भी बड़े मिलेंगे। उधर वाले थोड़ा आपको छोटे दिखेंगे। तो अगर कभी क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो ऐसा बन सकता है कि कौन किधर। ठीक है। एक अपवाद भी होता है धोलावीरा। धोलावीरा, धोलावीरा का नाम सुना है? नहीं सुना होगा तभी हम पढ़ेंगे जब हम नगर पढ़ेंगे। तो धोलावीरा में तीन टीले मिले थे। बाकी हर एक सिंधु घाटी की सभ्यता में कितने टीले मिले, दो। एक तरफ अमीर लोग रह रहे हैं, एक तरफ थोड़ा मिडिल क्लास है, ऐसा था मतलब, है ना। तो आप लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, दो टीले बना लीजिए, खत्म कर। ऐसा लिख लीजिएगा, सिंधु घाटी के जो नगर होते थे, सिटी होते थे, उनमें कितने टीले बने हुए थे भाई, तो इधर आप लिख लेंगे ईस्टर्न वाला और इधर आप लिख लेंगे वेस्टर्न वाला। वेस्टर्न टीले में कौन सा वर्ग रहता था, उच्च वर्ग। इधर आप लिख लो निम्न वर्ग। निम्न वर्ग की जगह बोलेंगे सामान्य लोग किस टीले में रहते थे, ईस्टर्न साइड। या उच्च वर्ग के लोग किस टीले में रहते थे, वेस्टर्न साइड। ऐसा कर दीजिएगा, बाकी कुछ करने की जरूरत भी नहीं। हो गया जी। आगे बढ़े हम। लास्ट एक दो पॉइंट बचे हैं और उन एक दो पॉइंट्स को भी लिख लेते हैं। फिर हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता ऐसा हो जाएगा कि इससे बाहर नहीं आएगा। अभी इससे बाहर आएगा तो तुम्हें अभी वो लिखा है नहीं है कि चूड़ियों के शिलालेख अभी लेख कहाँ से मिले हैं, जुते हुए खेल के भी लेख कहाँ से मिले हैं, कौन सी मूर्ति कहाँ मिली है। तो जब हम सिंधु घाटी के नगर पढ़ेंगे तो किस नगर से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज मिली उस पर हम डिस्कस करेंगे। अभी तो हमने वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं है ना। अभी हमने सिंधु घाटी के बारे में बेसिक से इन्फॉर्मेशन तो ले ली कि क्या ये सिंधु घाटी की सभ्यता है, किसने खोजी, कहाँ है, कैसा है। बाकी जो इसके नगर है वो इंडिविजुअली करके हम देख लेंगे। किसी को कोई डाउट है? अब एक पॉइंट आता ना सबके दफनानों से। इस समय ने ना पीवाईक्यू देखा, सॉरी एमसीक्यू देखा बना हुआ। पीवाईक्यू तो ये होता है कि जो पुराने पेपरों में आए होंगे। एमसीक्यू जब हम मॉक टेस्ट लगाते तो वहां पे बना था कि सिंधु घाटी के शवों के बारे में कौन सी जानकारी सत्य और नहीं है। ये शवों को जलाते थे या ये शवों को दफनाते थे, ये क्या करते थे। ये क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण है। जब आप उत्तराखंड पढ़ते हो तो उत्तराखंड में एक आप जनजाति पढ़ते हो और एक आप उत्तराखंड की पुरा जातियां पढ़ते हो। तो उत्तराखंड की कोल जनजाति को कहीं ना कहीं हम बोलते कि सिंधु घाटी की सभ्यता के जैसे ये समूह को खुले में फेंकते थे। तो क्या चीज आती है, तो तीन चीजें हो रही है। ये सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग शवों को जलाते भी है, और सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग शवों को दफनाते भी है, और सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग शवों को खुले में भी फेंकते हैं। ये उत्तराखंड की पुरा जातियों के जैसे कहीं ना कहीं कनेक्शन बनता है, इसीलिए पेपर में भी बन सकता है। ये समूह के साथ क्या काम कर रहे हैं, दफना रहे, जला रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। इसके अलावा समूह को क्या कर रहे हैं, खुले में भी फेंक रहे। और जब ये समूह को खुले में फेंकते थे तो कहने का तात्पर्य ये होता था, बोला कि खुले में फेंकने के बाद 2 4 5 दिन बाद शरीर का जो मांस होता है सड़ने गलने लग जाता है। चील कौवे जंगली जानवर शरीर का मांस खा देते थे और हड्डी वैसी बच जाती थी। तो जहां पे उन्होंने खुले में सब फेंका रहता था, 15 20 दिन 1 2 महीने बाद वहां पे जाते थे और उन हड्डियों को उठा के ले आते थे। मांस सब गायब हो गया और सिर्फ उन हड्डियों को बर्तनों में भर के और तब दफना दिया जाता। मैंने आपको बोला भी हो क्योंकि नॉर्थ ईस्ट साइड तो ऐसी जनजातियां भी देखने के लिए मिलती हैं कि जैसे हमने घरों में फोटोएं सजाई रहती है कि ये दादा की फोटो है, दादी की फोटो है, वहां दादा दादी मर जाते तो उनकी मुंडियां रखी रहती है, उनकी ये दादा है ये दादी है, रियल फोटो रखेंगे बोला। तो ये लोग क्या करते थे, शवों को खुले में फेंक देते थे और मांस जब खत्म हो जाता था उसका,
तो हड्डियों को बर्तन में बंद करके तब दफनाते थे। उसको अर्ध दफनाना कह सकते हैं ना, पूरा नहीं दफनाया, मांस मांस गायब हो गया, उसके बाद हड्डियों को दफनाया बर्तनों में भर के। तो तीनों चीजें करनी पड़ती थी कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो दफनाते भी है, जलाते भी है, और खुले में भी सबों के साथ। एक सवादान क्या होता है इनका, मतलब सबका आदान कैसे करते हैं ये लोग। आपने क्या बोला, दफनाना होता है यहाँ, यहाँ होता है। सिंधु घाटी के लोग सबों को जला रहे थे बोलते, और सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग सबों को खुले में, ठीक है, और खुले में फेंकने के बाद जब मांस गायब हो जाता था तो उसको फिर हड्डियों को बर्तन में रख के दफना दिया जाता था। यही बात उनकी। तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जो बेसिक बातें हमको पता होनी चाहिए। हो गया। एंड लास्ट पॉइंट आप लिख लीजिएगा, और इस टॉपिक को हम खत्म करते हैं। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, अगर यहाँ से प्रश्न बनेगा तो बहुत रेयर चांस है कि कुछ छूटा होगा। और जो बाकी छूटी हुई चीजें वो हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़नी है, जब हम शहरों को पढ़ेंगे। जो आपके दिमाग में कभी आ रहा होगा कि कौन सी चीज कहाँ से मिली है, तो हमने लिखा है नहीं अभी, अब जब पढ़ा ही नहीं तो कहाँ से लिखा नहीं। ये बात समझ में आ रही। अब मैंने कहा था कि एक बार पेपर में क्वेश्चन आता, लिखा तो नहीं दिया मैंने आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता ऐसी तो नहीं कि धरती पे यहीं यहीं पे लोग थे। अरे जब पहली बार लोगों की जानकारी मिली कि यहाँ कौन है क्या है, ऐसा तो नहीं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोगों की जानकारी में धरती पे और जगह भी तो रहे होंगे लोग। जैसे वर्तमान में यहीं यहीं पे तो नहीं है लोग, हर जगह लोग है ना। सिंधु घाटी में तो लोग नहीं थे, और जगह भी रहे होंगे। समकालीन मतलब उसी के समय के दौरान और कहाँ लोग थे। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि कुमाऊं का राजा रुद्रचंद किस मुगल शासक के समकालीन था, तो किसके था, अकबर के समकालीन था, है ना। सहजपाल गढ़वाल में किसके समकालीन था, अकबर के सम। तो जिस समय गढ़वाल में राजा सहजपाल है, दिल्ली में कौन है भाई, तो समकालीन हो गए वो लोग, है कि नहीं है। तो ऐसी सिंधु घाटी की सभ्यता तो भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर में जन्म ले रही थी, यहाँ पे थी। मगर उस दौरान और जगह भी तो, धरती पे और जगह भी तो कोई सभ्यताएं थी। तो मैंने तुम्हें क्लास में लिखा है, तो भी लिखा है नहीं, सुना है था। चीन की सभ्यता होगी, मेसोपोटामिया की होगी, और मिस्र की सभ्यता, इजिप्ट सभ्यता को क्या बोलते हैं आप लोग अंग्रेजी में, सिविलाइजेशन। तो इजिप्ट सिविलाइजेशन, बस वो लिख लो आप। क्वेश्चन आता कि निम्न में से कौन इनके समकालीन नहीं थी, तो इसके समकालीन कितनी थी, तीन। एक तो आप अपने पड़ोसी लिख दो, चीन की सभ्यता। बाकी ये नाम तो तुमने जरूर सुना होगा, मिस्र की सभ्यता। मिस्र के पिरामिड सुने हैं आप लोगों ने, मिस्र की सभ्यता। और एक क्या बोला था, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, ये दजला और फरात नदियों के मध्य होती थी। चीन की सभ्यता कौन सी नदी के तट पर होती थी, लिखना भी नहीं आ रहा है, तो हांग हो कैसे लिखेंगे, वांग हो। हांगो, वांगो कोई नदी है, देखो सभ्यता होगी तो नदी तो होगी ना, तो कंफर्म है। वांगो, हांगो एक नदी है जिसे चीन का शोक भी कहते हैं। हर साल इसी नदी में चीन में बाढ़ आ रही है बल, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखना। हांगवो वांगो कुछ लिख लेना, ठीक है, अपनी तरीके से। कुछ साइलेंट भी हो सकता है अंग्रेजी वालों के लिए, बाकी गूगल करके देखना है चाइना वाले कैसे बोल रहे हैं। तो मैंने वांगो लिखा है, आधा हा, उसके नीचे वा, अग हो, वांगो नदी। तो चीन की सभ्यता वांगो नदी के किनारे। मिस्र तो सबको पता ही होना चाहिए भाई, बोलो। अबे नील नदी, मिस्र, नील नदी की देनी मिस्र को कहा जाता है, मिस्र की देनी नील नदी को कहा जाता है। दुनिया की सबसे लंबी रिवर भी कौन है, नाइल रिवर, यही तो है। अब भारत की, उत्तराखंड की सबसे लंबी काली, अब भारत की सबसे लंबी गंगा, और सबसे बड़ी ब्रह्मपुत्र, और उत्तराखंड की सबसे बड़ी अलकनंदा, और दुनिया की सबसे बड़ी अमेजन। बड़ी नदी उसको कहा जाता है जिसमें वाटर अमाउंट ज्यादा होता है, और लंबी उसे कहा जाता है जो दूरी ज्यादा तय करती है। दोनों अलग अलग चीजें होती है। और मेसोपोटामिया क्या होता है, दजला और फरात, ईरान के साइड दो नदियां है ना, दजला और फरात। तो ये बातें थी जो हमको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करनी थी। उम्मीद करता हूँ इन बातों को, इन चीजों को आप याद भी कर लोगे। हमने जो कहानी शुरू करी थी, यहाँ से करी थी, इसके नामों को हमने देखा था। इसके बाद हमने ये देखा था कि इसका आकार क्या है, भाषा क्या है, किधर से किधर लिखी गई है। आज तक इसकी भाषा के बारे में पढ़ा नहीं गया है कि क्या है। इसके बाद हमने इसका क्षेत्रफल देखा, लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। फिर हमने देखा था कि इनकी खोज खोज किसने किसने करी, कब कब करी।
कौन ट्रेन चला रहा था? कनिंगम। ध्यान रखना, भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक। उत्तराखंड के ग्रुप सी के प्रीवियस पेपर सॉल्व कर लेना, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस के पुराने पेपर सॉल्व करोगे, आपको ये वाला क्वेश्चन आया हुआ मिल जाएगा। ब्रंटन ब्रदर थोड़ा डीप हो गया, बट थोड़ा बहुत अगर पढ़ रहे हो तो लिख सकते हैं कि ब्रंटन ब्रदर ने ही जानकारी दी थी गवर्नमेंट को कि भाई ज्यादा ईंट मिलने से नेग्लेक्ट मत करो। अरे इसने भी तो बता दिया था, किसने ध्यान नहीं दिया? ये भी तो जा चुका है, फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया। पर इसने बोला भाई हम खोद रहे हैं, यहाँ ईंट ईंट मिले, मैंने सब बिछा दी, बोलो ट्रेन की पटरी के नीचे। आ रहे हो तो आओ। तो गवर्नमेंट ने बोला यार कुछ तो करना पड़ेगा। और उस समय कौन था भाई करता धरता? उसका नाम भी लिखा था मैंने, मार्शल। तो मार्शल ने इन भाई को बोला कि जाओ यार जरा व्यवस्था करो। तब इन्होंने बल जांच पड़ताल करी थी 1921 में, इतने सालों बाद। 1921 में इनको शहर मिले। अच्छा यहाँ पे दो पॉइंट है, हड़प्पा और मोहनजोदारो। इनके लिए एक पुरातत्व विभाग का आदमी है जिसका नाम है पिगट। ठीक है, तो पिगट ने इन दोनों शहरों को जुड़वा राजधानी कहा है। जुड़वा राजधानी। जैसे हरिद्वार और ऋषिकेश को भी उत्तराखंड में जुड़वा शहर कहते हैं ना। हरिद्वार और ऋषिकेश को भी लगभग, हरिद्वार और ऋषिकेश सेम सेम ही तो है। वहां पे गंगा आरती हो रही है, वहां पे भी गंगा आरती हो रही है। वहां की गंगा आरती थोड़ा अलग है, यहाँ की गंगा आरती थोड़ा, वहां भी गंगा वहां भी गंगा। पिगट आदमी का नाम है। इन दो शहरों को उसने क्या बोला? जुड़वा राजधानी। बस इतना ही लिखा है मैंने, और कुछ नहीं बोला। अब वैसे भी अगर पेपर में आता है कि सिंधु घाटी का जुड़वा शहर कौन सा है, तो मोहनजोदारो करेगा आदमी। इतना भी तो नहीं करा आदमी, धोलावीरा लग रहा है यार। इन दोनों को ही करेगा ना आदमी। पर अगर क्वेश्चन है कि किसने इन दोनों को जुड़वा नगर कहा है, तो पिगट है उसका नाम। हो जाएगा भाई। नेक्स्ट हमने कुछ पढ़ा है क्या? उसके बाद हमने देखा ये बड़ा शहर, ये पूछा जा सकता है सबसे बड़ा शहर कौन है? मोहनजोदारो। और भारत में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कच्छ हरियाणा में और कब खोजी हो? 63 में। अकेल खोजो सूरजभान। ठीक है। फिर हमने देखा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, उत्तर में क्या है? मांड कच्चो JNK में। और दक्षिण में क्या है? दाइमाबाद कच्चुओ महाराष्ट्र में। कौन सी नदी? परवरा नदी। परवरा किसके सहायक है? गोदावरी को। और जो मांड है ऊपर चिनाव, चिनाव का ओल्ड नेम अस्किन। फिर पूरा पश्चिम देखेंगे, तो पश्चिम वाला तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में चला गया, उसका नाम क्या? सुतकेंगे डोर। ठीक है, या सुतकांगे डोर। और कौन सी नदी के किनारे? दास। और जो हमारे पास आया, ये तो मेरठ वाला तो पता ही होना चाहिए, क्या नाम है इसका? और कौन सी नदी है? किसी को कोई समस्या? समस्या तो कल होगी जब मैं आपको पूछूंगा, ये तो याद होना चाहिए। मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। लगभग 9 फसलें हमको मिली थी। माप तोल प्रणाली 16 के गुणज में होती थी। पूजा है पशुपतिनाथ की, या पशुपति पशुओं की पूजा। उर्वरता देवी को पूछते थे, अमात्र देवी को पूछते थे। बाकी इनका जो प्रसिद्ध पशु है या पवित्र पशु है कुबड़। उसके बाद इनके जो नगर थे, बोला आधे साइड अच्छे अच्छे बिल्डिंगें देखने के लिए मिली है, अच्छी अच्छी चीजें देखने के लिए मिली है, बड़ी बड़े साइज में मकाने देखने के लिए मिले हैं। और दूसरे साइड बोला थोड़ा कम। तो ये तुक्का लगा रहे कि इधर साइड निम्न वर्ग के लोग रहे होंगे और इधर साइड उच्च वर्ग के लोग रहे होंगे, बस ये तो बोला है। समाधान में दफनाते भी थे, जला भी थे, खुले में भी फेंकते थे। खुले में फेंकने के बाद ये क्या करते थे? मांस गायब हो जाता तो हड्डियों को लेके आते थे, और अब उसे बर्तन में भर के पूजा पाठ करके फिर दफना दिया जाता था। ठीक है, क्योंकि कुछ हड्डियां इन लोगों को क्या मिली है? बर्तनों में दफनाई हुई मिली है, और कुछ हड्डियां नॉर्मल मिली है। जो नॉर्मल मिली हो डायरेक्ट दफनाई गई होंगी, और जो बर्तनों में बंद मिली हो बाद में करी गई है। ऐसा इतिहासकारों ने बोला है, या पुरातत्व विभाग वालों ने बोला, ये तो हमने बोला नहीं है। ठीक है। और बाकी इनके समकालीन सभ्यता है चीन, मिस्र और मेसापोटामिया। बस इतना ही याद कर। कोई समस्या किसको? बाकी पिगट पढ़ा हमने, पिगट ने क्या बोला भाई? किस किस को याद हो जाएगा? बंद करें अब। इसके बाद हम क्या पढ़ रहे थे? हिंदी निकालो आप, हिंदी।